So, hello everybody. Welcome to this question answer series for CA Final Direct Taxes and International Taxation applicable for May and November 25 attempt. So, this lecture is in continuation to lecture 3 है lecture number 4 but lecture number 3 में ना हमने PGBP के सारे क्वेश्चंस 1 से लेके 45 तक पूरे के पूरे A to Z सॉल्व किए थे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे नॉर्मल टैक्स रेट्स के ऊपर थे। सर ये वाले जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये है अल्टरनेट टैक्स रेट्स में, यानी सर इनमें आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा एज पर 115 बीडब्ल्यू एंड बीएबी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड है। प्रोविजन सेम लगने वाले हैं बट सर इनमें कुछ डिसअलाउंसेस रहते हैं, कुछ अलग एडजस्टमेंट्स रहते हैं, अलग टैक्स रेट्स रहती हैं, उन सबको अपने को यहाँ पे डील करना है। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कई बार सर रेगुलर रेट से पूछ सकता है, वो 115 पीडब्ल्यू से पूछ सकता है, प्लस उसमें थोड़ा बहुत मैट का इम्प्लीकेशन भी डाल सकता है, प्लस टैक्स कैलकुलेशन पूछ सकता है। तो आपके सामने एक होलिस्टिक क्वेश्चन मिलेगा। फॉर दैट मैटर इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, गिन के 5-6 क्वेश्चन आंसर से जल्दी से हो जाएगा। ध्यान दें इधर। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 में हमने अल्टरनेट टैक्स रेट्स दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन कावेरी लिमिटेड आ जाओ। Kaveri Limited is a manufacturing company having annual turnover of 600 lakh rupees. 600 लाख का एनुअल टर्नओवर है सर। 600 लाख का एनुअल टर्नओवर है तो सॉरी 6000 लाख का, यार 6000 लाख एंड 60 करोड़ का लिख लो यहाँ बगल में, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर टर्नओवर है, हाँ टर्नओवर टर्नओवर। लेकिन सर टैक्स रेट कितनी लगेगी देखते हैं। टैक्स रेट यहाँ पे अपने को टर्नओवर के बेस नहीं होती। शोज द नेट प्रॉफिट ऑफ 850 लाख रुपीज। सर 850 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बार नीचे रेजीम चेक कर लो। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिसेस बाय कमिसर्स कावेरी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 क्लियरली स्टेटिंग द रीजंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। सर रीजन और हर आइटम का ट्रीटमेंट आप बताओगे। सर मे 22 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट सीधे सीधे ऐड कर दोगे 65 लाख। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 18 लाख रुपए टुगेदर विद सिमिलर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज रेमिटेड इन 20 मई को। यानी सर 18 लाख का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमने 20 मई को जमा करा है। सर 15 अप्रैल तक जमा हो जाना चाहिए था। अगर 15 अप्रैल तक जमा नहीं करवाया तो सर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन डिसअलाउ हो जाता है। सर एम्प्लॉय जितना भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है ना सर उतना एड बैक करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड, आरओआई तक पे करते हैं तो अलाउड हो जाता है अपने को। जीएसटी पे किया था उसमें 10,500 रुपए पेनल्टी का चार्ज, जैसा 10,500 रुपए आपको ऐड करना पड़ेगा। और सर फॉर 15,400 टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज अलाउड बट पेनल्टी इज नॉट अलाउड, ठीक है सर। An amount of 10,50,000 rupees was incurred on notified skill development project under section 80 CCD 5 से 80 CCD। सर कभी भी अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हो ना सर, क्या वो अलाउ होता है? सर राइट आंसर इज नहीं अलाउ होता। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना सर, वैसे वन फिफ्थ करके अलाउ हो जाता था। सर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं अलाउ होने वाला आपको। क्यों? क्योंकि सर आप जैसे ही आप स्पेशल टैक्स रेट्स में जाते हो ना, स्पेशल टैक्स रेट्स में जाते हो, आपको 35 सीरीज के कोई डिडक्शन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले नहीं मिलते। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले डिडक्शंस नहीं मिलते तो अपने को इसको एड बैक करना पड़ जाएगा। इसमें 10.5 लाख रुपीस अपने को एड बैक करना पड़ेगा। लॉस ऑफ 20 लाख रुपीस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड मशीनरी बाय द फायर इन द मशीनरी। 20 लाख का लॉस है सर, लॉस आपको एड बैक करना पड़ेगा। लॉस कभी भी अलाउ नहीं होता। और जो भी आपको स्क्रैप वैल्यू मिली हुई है 5 लाख रुपए, इसको हटाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि स्क्रैप वैल्यू भी अपने को पीएनएल में थोड़ी लेके जानी होती है। इनकम टैक्स की नजरों में क्या होता है, नेट में 15 लाख रुपए जो भी हमारा लॉस है वो ब्लॉक से एडजस्ट हो जाता है। जो भी लॉस है सर वो ब्लॉक से एडजस्ट हो जाता है। अपने को कोई भी उसमें एडजस्टमेंट अलग से पीएनएल में नहीं देना पड़ता। सारा इंपैक्ट ब्लॉक्स के ही थ्रू आता है। तो जो प्रॉफिट है उसको हटाओ, जो लॉस है उसको भी हटा दो। डिविडेंड ऑफ 15 लाख रुपीस फ्रॉम फॉरेन कंपनी इन विच कंपनी होल्ड 32%। सर 32% होल्डिंग रखते हो, 32 लाख का डिविडेंड हटा दो। सर ये कहाँ जाएगा? ये आईएफओएस में जाने वाला है। 32 लाख आईएफओएस में जाएगा। प्रॉफिट ऑफ 15 लाख रुपीस फ्रॉम द सेल ऑफ बिल्डिंग टू एक्स लिमिटेड। सर एक्स बिल्डिंग और उसके सारे के सारे शेयर्स अपने पास ही हैं। सर प्रोविजन कहता है अगर मैंने कोई बिल्डिंग सेल की है, किसको? अपनी सब्सिडरी को सेल किया, और सारे के सारे शेयर्स मेरे पास ही है, तो एज गुड एज सर वो एग्जाम ट्रांसफर होता है ना। पहली बात तो 15 लाख के प्रॉफिट को यहाँ से हटाएंगे और कैपिटल गेन में लेके जाएंगे 15 लाख रुपए, और सर ये बन जाएगा एग्जाम ट्रांसफर, एग्जाम 15 लाख रुपए। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 92 लाख रुपीस का होगा। सर एक बात बताओ मेरे को। सर कौन सी कंपनी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन सर आप 115 बीडब्ल्यू ऑप्ट कर रहे हो, यहाँ पे कभी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, प्रोडक्शन ऑफ पावर, प्रोडक्शन ऑफ कुछ भी आ रहा है, पावर जनरेशन, सर बिल्कुल इग्नोर करना है, सब एक बराबर है, कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। During previous year 23-24, company had purchased a new plant and machinery worth 20 lakh rupees, and on 10 January 2024, balance of additional depreciation on this machinery is not included in the depreciation computed. Oh, सर एक बात बताओ मेरे को। सर 22 23 24 में आपने क्या किया? 23 24 में एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी।
ठीक है, उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन था आपके पास, कुछ एडिशनल डेप्रिसिएशन था, 20 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 20 लाख में सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको कितना होगा सर? 20% होता है, यानी 4 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन है। 4 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है अपने सर, 4 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ थोड़ी हुआ होगा, अपने को सिर्फ 2 ही लाख अलाउ हुआ होगा, क्योंकि 10% ही अपने को मिलता है, करेक्ट? 10% ही कुल मिलता है अपने को। सर कहता है बैलेंस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन इन द अबव फिगर। सर ये जो इसका बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है, क्या इसको इंक्लूड करना पड़ेगा? राइट आंसर है सर नहीं इंक्लूड करना पड़ता। सर इसको इंक्लूड करना ही नहीं पड़ता, तो वो इंक्लूड करना ही नहीं पड़ता सर, कतई इंक्लूड नहीं होता ये। सर लेकिन होता क्या ना, कभी भी अगर अपने पास अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रहता है, कभी भी अगर अनअब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन रहता है, तो वो जाके ब्लॉक में ऐड हो जाता है, वो जाके ब्लॉक में ऐड हो जाता है और फिर उसपे इस साल में डेप्रिसिएशन मिलता है। ये हमने पढ़ रखा है, इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। सर कह रहे हैं अपने पास बैलेंस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, वो अपना ब्लॉक में एडेड नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे सर, इस पॉइंट को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। लेट्स सी। कंपनी हैज क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ अ सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ 7 लाख रुपीस 31 मार्च 2024 को, टैक्स डिडक्ट किया, रेमिट किया 2025 में। यानी सर आपने क्या किया, पिछले साल में आपने क्रेडिट कर दिया था, पिछले साल में आपने क्रेडिट कर दिया, आपने पेमेंट पिछले साल में ही कर दिया, लेकिन टीडीएस लास्ट ईयर नहीं काटा, तो लास्ट ईयर 30% डिसअलाउ हो गया होगा। इस साल पेमेंट करो तो इस साल अलाउ हो जाएगा सर, अगर इस साल अलाउ होगा 30%, तो अलाउ करवाना पड़ेगा कितना? 7 लाख का 30% दैट इज 2.1 लाख रुपीज आप माइनस कर दोगे। सर कंपनी कावेरी लिमिटेड ने सर 20 लाख का डिविडेंड दिया, तो यहाँ 80M का डिडक्शन मिल जाएगा। 80M रिसीव्ड कितना था डिविडेंड? सर रिसीव्ड था अपना 32 लाख रुपीज। पेड कितना है सर? पेड है 20 लाख रुपए। सर विच एवर इज लोअर अपने को अलाउ हो जाएगा सर, 20 लाख रुपए का अपने को 80M का डिडक्शन मिल जाएगा। कंप्यूट द टैक्स पेबल एंड टोटल इनकम, एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर को। 850 लाख पकड़ेंगे, 6518 ऐड कर रहे हैं, 6518 10,500 10 लाख 50 एंड 20 लाख 10,500 10 लाख 50 20 लाख 5 लाख माइनस किया, जो स्क्रैप वैल्यू मिली, डिविडेंड को 15 लाख को हटाया यहाँ से, 5 लाख को हटाया यहाँ से, 15 लाख को हटाया। अच्छा डिविडेंड रिसीव्ड कितना है? डिविडेंड 15 लाख ही मिला हुआ है, मैंने क्या रखा है 32 लाख क्या कर रखा है? डिविडेंड रिसीव्ड इज 15 लाख, अलाउड कितना होगा सर? 15 लाख ही अलाउ होगा। ये डिविडेंड 32 लाख नहीं, 32% शेयर होल्डिंग है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्रॉफिट को हटाया यहाँ से, डेप्रिसिएशन 92 लाख हटाया यहाँ से, प्रॉफिट को हटाया यहाँ से, डेप्रिसिएशन 92 लाख हटाया, प्रॉफिट को हटाया यहाँ से, अदर सोर्सेज की इनकम डाली, 80M 15 लाख लेके आ गए। सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में कुछ टेक्निकलिटी थी क्या? सर कोई टेक्निकलिटी नहीं, इससे के बेसिस पे हमारी क्या आ जाएगी देखना, टोटल इनकम आ गई, सारे एडजस्टमेंट जो इसने दे रखे हैं वो हमने भी कर रखे हैं। इस पे सर कितना परसेंट टैक्स रेट? 115 BMM 22% रहता है, प्लस 10% मैंडेटरी सरचार्ज। इस सरचार्ज को हमेशा फेंक के मारने का, कभी भी छोड़ने का नहीं है अपने को। एंड सर 4% एजुकेशन सेस, इस कुतड़े को कभी नहीं छोड़ना, इस कुतड़े को कभी भी नहीं छोड़ने का, इसको हमेशा फेंक के मारने का, हमेशा फेंक के मारने का, इसको कभी भी नहीं छोड़ने का। सर क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मानव लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सर मैन्युफैक्चरिंग से आपको कहीं ना कहीं एडिशनल डेप्रिसिएशन का हिंट मिलेगा। For the year ended 31st March 2025 exhibits the net profit of 180 lakh rupees, 180 lakh rupees का नेट प्रॉफिट है। ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्ट ऑफ 24 lakh relating to FY 24-25 which is settled by issuing 8% debentures in ये। एक बात बताओ, 24 लाख रुपए का इंटरेस्ट था, आपको इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट ना पे करके आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो क्या उसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मान लो? क्या मैं क्या इंटरेस्ट का पेमेंट मान लो? ना सर, सर कभी भी अगर आपको इंटरेस्ट के बदले कोई नया लोन मिल जाता, दैट डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट। 43B में उसको पेमेंट नहीं मानते, इट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स असेसमेंट 22-23 का सितंबर 2023 में कंप्लीट हुआ विद अ टैक्स डिमांड ऑफ 5,80,000, जिसमें 75,000 सरचार्ज का था, सेस का था सर। सर टोटल मिला के 5,80,000 रुपीज मैंने पीएनएल में डाल रखा है, वो फाइनेंशियल 24-25 में पे कर रखा है। सर इनकम टैक्स कभी भी अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं होता, इट इज ऑलवेज पर्सनल एक्सपेंडिचर, ऑलवेज डिसअलाउड। 5,80,000 रुपीज ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन से सर 180 लाख रुपीज ऐड बैक करना पड़ेगा मेरे को, सर कभी अलाउ नहीं होता।
Expenditure incurred towards foreign travel of the director 6.5 lakh rupees to explore opening of a new branch in a foreign country to market the product of the said country. सर एक बात बताओ, फॉरेन ट्रैवल डायरेक्टर से एक्सपेंडिचर कर रहे हो सर मार्केट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। क्या सर नई कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं क्या? क्या कोई नई कंपनी खोलने जा रहा हूँ? सर नई कंपनी नहीं खोलने जा रहा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए डायरेक्टर्स फॉरेन ट्रैवल में जा रहे हैं। क्या ये खर्चा अलाउड होना चाहिए सर? इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, इट इज अलाउड। सेम नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन सर इसी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। पेड 82,000 फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय मेकिंग द पेमेंट इन कैश टू द सप्लायर इन द सिंगल डे। सर आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 80,000 क्या थोड़ी भर सकते हो कैश में? इट इज नॉट अलाउड। आपको सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को पेमेंट करते हो, फ्लोरिकल्चरिस्ट, डेयरी फार्मिंग या फिर फिशिंग वगैरह की एक्टिविटीज के लिए कैश पेमेंट कर सकते हो, ऐसे थोड़ी कैश पेमेंट कर दोगे। 11 लाख रुपीज टू एसटी इंक ऑफ जापान ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए जिसका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं, नो टैक्स डिडक्टेड और नो नॉर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड। सर कभी भी इक्वलाइजेशन लेवी आप डिडक्ट नहीं करते, 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। 4.6 लाख रुपीज ऑन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सीएसआर रिस्पांसिबिलिटी रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर सीधे सीधे 4 पॉइंट सीएसआर कभी भी अलाउड नहीं होता, सेक्शन 37 डिसअलाउ करता है। सोल्ड अ वेकेंट लैंड टू सब्सिडरी। सर कितना कैपिटल गेन है? 18 लाख रुपए आपने डाल रखा है। सर इसको तो हटाओगे 18 लाख को, यहाँ से माइनस करो एंड सर 18 लाख रुपए कहाँ लेके जाओगे? कैपिटल गेन में लेके जाओगे 18 लाख और इसको सर एग्जेम्प्ट करवा दोगे। paid 2.2 lakh rupees to a university as donation to be used for scientific research in science approved। सर कभी भी आउट ऑफ दिस क्या कह रहा है, 1.2 लाख रुपीस बैंकिंग चैनल से पे कर रखा है, बैलेंस कैश पे कर रखा है। सर कभी भी अगर आप किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अगर डोनेशन कर रहे होते हो ना, न्यू रेजी में वैसे ही अलाउ नहीं होता। कैश में पेमेंट करो, बैंकिंग चैनल से पेमेंट करो, सर कभी अलाउ नहीं होता। सर लेकिन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। 115 बीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स पूछ रहा है। सर पूरा का पूरा 2.2 लाख रुपीस आपको एड बैक करना पड़ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर इंटरिम डिविडेंड पेड है सर, देखना 65 लाख रुपीस का डिविडेंड पेड है सर, ये पीएनएल में इंक्लूडेड है। सर कभी भी डिविडेंड पीएनएल खर्चा नहीं होता, इसको एड बैक करना पड़ेगा 65 लाख। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड 300 लाख टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 15% के बराबर दिया हुआ है। सर एक बात बताओ, 300 लाख का 15% दे रखा है हमने। सर अलाउड कितना होता है? 14% आप पेंशन फंड में दे सकते हो, आपने 15% कैसे दे दिया? तो 1% डिसअलाउ करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम में, तो विच विल बी इक्वल टू 20 लाख रुपीज डिसअलाउ होगा, तो 20 लाख रुपीज एड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना है? 36 लाख रुपीज। सर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 36 लाख रुपीज। नहीं सर, डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन 36 लाख रुपए, इसको एड बैक करना पड़ेगा। 36 लाख का डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट का एड बैक करो। 36 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है नाइट पीएलसी से। सर 36 लाख का डिविडेंड मिला है, इसको यहाँ से हटाओ 36 लाख, और सर यहाँ ये कहाँ लेके जाओगे? आईएफओएस में लेके जाने वाले हो डिविडेंड। पेड 6 लाख रुपीज एज डोनेशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम क्रॉस चेक। सर पहले तो इसको डिसअलाउ करो। सर क्या इसका 80 जीजीबी में डिडक्शन दूंगा? 80 जीजीबी में डिडक्शन दूंगा? सर नहीं मिलता 80 जीजीबी आपको 115 बीडब्ल्यू में नहीं मिलता, इट इज नॉट अलाउड। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है? -62 लाख। एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अरे बाबा डरावने के लिए है सर, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सर कितना है आउट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन? सर ये आपको अलाउ हो जाएगा, 14 लाख रुपीज आप माइनस कर सकते हो। सर अनअब्सॉर्ब अगर कभी भी एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, इसका कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल ग्रेचुइटी पेड ड्यूरिंग द 105 लाख रुपए। एक्चुअल ग्रेचुइटी पेड 105 लाख रुपए। सर इतनी आपको अलाउ हो जाएगी। सर आपने ग्रेचुइटी डिसअलाउ की थी 180 की थी, अपने पे कितनी की? 105। यानी हो सकता है नेट में आपके सामने 75 रुपीज नेट में डिसअलाउड हो सकता है। 180 अलाउ 180 एड बैक करके 105 माइनस कर सकते हैं, या तो नेट में 75 डायरेक्टली एड बैक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आएगा उससे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 115 बीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग। आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन, लेट्स सी आंसर। 180 तो हमने सीधे से लिया, 24 लाख रुपीज एड बैक कर रखा था। 180 24, लेट्स सी। देखो आपके साथ मेरा भी टेस्ट होता है। 580 एड बैक किया, 75 लाख रुपीज एड बैक किया, 580 ऐड किया, 180 माइनस 105, कुल मिला के नेट में 75 ऐड बैक किया। हो सकता है सर दोनों ही ट्रीटमेंट करता है ये। कैश पेमेंट 82,000, ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट 11 लाख रुपीज। 82,000 11 लाख। देखो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर को इसने भी इग्नोर किया ना, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के लिए तो आपको अलाउड है ना। सीएसआर एक्टिविटी 460 ऐड किया, 220 डोनेशन ऐड किया, 460 220 डोनेशन ऐड किया। ओके सर ओके। 65 लाख रुपीज डिविडेंड, पेंशन फंड में 20 लाख, 36 लाख डेप्रिसिएशन।
65 लाख, 20 लाख, 36 लाख डेप्रिसिएशन। ओ माय गॉड सर, सही कैसे हो रहा है? 6 लाख रुपए ऐड बैक किया, 18 लाख माइनस किया, 6 लाख रुपए ऐड बैक किया, 18 लाख रुपए माइनस किया। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड। 36 लाख रुपीस डिविडेंड हटाया, 62 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन हटाया, 36 लाख हटाया, 62 लाख डेप्रिसिएशन हटाया, ठीक है सर। 14 लाख भी हटाना ही पड़ेगा, हटाया ही होगा इसने। ये भी हटा दिया। ओ वाओ सर, वाओ सर, वाओ सर। इसमें डिडक्शन 80 एम का मिलेगा, जितना रिसीव्ड है पे माइनस कर दिया। जो टोटल इनकम आ गई, इस पे 22% का टैक्स लगा दिया सर। 4% का, 10% का एजुकेशन सेस, 10% का सरचार्ज, 4% 4% का एजुकेशन सेस, कुल मिला के आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। बस पता होना चाहिए कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बस पता होना चाहिए ना सर। सेक्शन 35 के डिडक्शन आपको नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले नहीं मिलते सर, एक डिडक्शन सिर्फ मिलता है। एक डिडक्शन सिर्फ आपको मिलता है, कौन सा सर? अगर आप सेक्शन 35 में कोई साइंटिफिक रिसर्च वाला काम कर रहे हो ना, साइंटिफिक रिसर्च वाला का बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च का है, साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस करना है, सेक्शन 35 का ना आपको, अगर आप जो भी मटेरियल पे खर्चा करते हो, लेबर पे खर्चा करते हो, या सर जो भी रेवेन्यू खर्चा करते हो वो अलाउ हो जाता है, प्लस कैपिटल खर्चा भी अलाउ हो जाता है सर। डोनेशन करते हो ये सब अलाउ नहीं होता, सेक्शन 35 के बाकी सारे खर्चे भी अलाउ नहीं होते, लेकिन सर ये वाला खर्चा अपने को अलाउ हो जाता है। इससे रिलेटेड नवंबर 24 के सजेस्टेड आंसर में मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, नवंबर 24 में पूछा गया था, तो उससे काफी हद तक अपने को चीज समझ में आ गई, उससे ज्यादा अपने को लोड लेने वाला कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, रीगल प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं सर क्या पूछ रहे हैं। रीगल प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड दिसंबर 2021 को, सर कौन से रिजीम सॉल्व करने को बोल रहा है, एक बार देखिए क्या। अज्यूम दी total income of the company and tax liability for assessment year 25-26, assuming that company opts for concessional tax regime under 115 BAB। 115 BAB के अकॉर्डिंग टैक्स भरना है। 115 BAB कौन सा होता है सर? 15% वाला रहता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग इनकम रहती है उस पर 15% देना पड़ता है, नॉर्मल सारी इनकम्स पर 22%, स्पेशल टैक्स रेट वाली पे स्पेशल टैक्स रेट से, और सर जो भी एओ से छुपाई हुई इनकम है उस पर 30% टैक्स लगता है सर। इट कमेंट्स इट्स ऑपरेशन, मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है सेरेमिक टाइल्स का, ठीक है। मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने ऑपरेशंस जनवरी 2022 में, ठीक है। कमेंस करता है। नेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी फॉर स्टेट, अच्छा ठीक है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितना है? 220 लाख आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। वन टाइम लाइसेंस फी पे की 22 लाख रुपए की फॉर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस ऑन 1 जून 2024। सर 22 लाख रुपए सीधे सीधे ऐड बैक कर दो, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, 5.5 लाख रुपीस का इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा। कभी भी लाइसेंस अलाउ नहीं होता, ऐड बैक करो, इसका डेप्रिसिएशन ले लेना। कहाँ पे डेप्रिसिएशन ले लोगे आप? 25%। फिर कह रहे 32,000 बी एंड सी कंपनी को गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को किया कैश में फॉर कैरिंग आउट द कंपनीज प्रोडक्ट टू वेयर हाउस। सर ट्रांसपोर्टर को अगर आप पेमेंट करते हो कैश में, क्या अलाउड हो जाता है? राइट आंसर इज यस, इट इज अलाउड सर। 35,000 तक अलाउड होता है, इसलिए इस पॉइंट को क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा। रेंट ऑफ 60,000 रुपीज पर मंथ रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वन ऑफ इट्स ऑफिस प्रेमिसेस, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन दैट रिस्पेक्ट 8,000, ठीक है 8,000 रुपए, एंड द सेम हैज बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सर जो 6,000 का रेंट है, साल भर का रेंट है, यानी 7,20,000 रुपए यहाँ से हटाऊंगा, 7,20,000 का रेंट यहाँ से हटाऊंगा, प्लस 8,000 रुपए का मेरा म्युनिसिपल रेंट है, इसको ऐड बैक करूंगा सर। क्योंकि क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड थोड़ी होते हैं पीजीबीपी में, ये तो हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा है ना, हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाओ। सर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना सर, कभी भी अगर आप ये क्वेश्चन करते हो 115 बीएबी, 115 बीएबी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होगी सर? 7,20,000 रुपीज हो गई, इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे 8,000 रुपीज, यानी 7,12,000 रुपीज की इनकम हो रही है सर। कायदे से इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चाहिए ना, 30% मिलना चाहिए ना सर, मिलना चाहिए कायदे से, लेकिन सर ऐसे ही नहीं देता कभी। 115 बीएबी में हाउस प्रॉपर्टी पे 30% डिडक्शन भी नहीं देता। क्यों नहीं देता सर? आईसीआई कहता है 22% से टैक्सेबल है तो हम नहीं देंगे। आईसीआई कहता है 22% टैक्सेबल करवा रहे हैं, हम नहीं देंगे। तो नहीं देता सर, हम डायरेक्टली इसको 22% टैक्सेबल करवाएंगे, तो स्टैंडर्ड एक्शन नहीं दे रहे हैं, आईसीआई नहीं देता सर। एक्ट में कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या? रीजनेबली एनीबडी कैन आर्ग्यू विथ मी, बट मुझे लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं मिला। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले, डू कोट मी द रेफरेंस, मैं इसको अमेंड कर दूंगा आंसर को, बट मुझे लग रहा है आईसीआई ने जो किया इट इज रॉन्ग। ठीक है, आईसीआई नहीं देता, हम भी नहीं देंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूशन किया सर, डिसअलाउड। आप कभी भी कंट्रीब्यूशन करते हो न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलता। 5 लाख रुपए आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया फॉर रिपेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, कंपनीज फैक्ट्री, नो टैक्स वाज डिडक्टेड सर। 5 लाख रुपए का पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा, 30% डिसअलाउ होगा, 1.5 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। डिविडेंड इनकम 10,000 रुपीज फ्रॉम गामा लिमिटेड अर्न ऑन 1,000 लिस्टेड शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। परचेज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम, इसको हटाएंगे यहाँ से,
की जाएगी आईएफओएस में। ठीक है सर, इन शेयर्स को हमने 1 मार्च 2025 को 280 रुपए में बेचा। 280 रुपए में शेयर्स को बेचा। अच्छा, 280 रुपए में कितने शेयर्स को बेचा सर? 1000 शेयर्स को बेचा, यानी 2,80,000 रुपए में बेचा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 1000 शेयर से कितने में खरीदे थे? 100 रुपए में खरीदे हुए थे, यानी 1 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। यानी सर 1,80,000 रुपए का गेन पीएनएल में डला हुआ है ना, इसको तो हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। 1,80,000 का गेन डला हुआ है, इसको हटाओ ना यहाँ से। और सर ये कहाँ जाएगा? ये कैपिटल गेन हेड में जाएगा। तो 180 का गेन कितना जाएगा? वील फाइंड आउट, बट अभी के लिए हमको ये पता है कि पीजीपीपी में से 180 का गेन अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल फिक्स एसेट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट सर ऐड करोगे 2,20,000 रुपए, टैंजिबल फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है कितना है? 2,60,000 रुपीज, इतना माइनस कर लो। कंपनी हैज अक्वायर्ड ऑन 15/11/2024 machinery for 20 lakh rupees and put to use on the same date. Depreciation on such machinery is not included in point number 1. सर अगर 20 लाख की कोई मशीनरी खरीदते हो, नवंबर में खरीद रहे हो, यानी 180 डेज से कम के लिए यूज की, यानी हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा सर, मिल जाएगा, यानी 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर क्या जो 7.5% डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इस पे एडिशन भी मिलेगा क्या? एडिशन नहीं मिलता, 115 बीए भी ऑप्ट कर रहे हैं। कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 20 लाख पे 12.5% अपने को डेप्रिसिएशन, साढ़े 7% डेप्रिसिएशन, विच इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए आपको और मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गामा लिमिटेड ऑन 31 जन 2018 कितना है सर? 1,10,000 रुपए का है। यानी सर कॉस्ट ऑफ ये अगर शेयर्स की अपने को कैपिटल गेन निकालना है तो देखना सर, कैपिटल गेन के लिए कैसे निकालते हैं? फुल वैल्यू कंसिडरेशन शेयर्स की तो सीधे 280 हो गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं तो अपने को एक्चुअल कॉस्ट पकड़नी पड़ती है 100 रुपीज। एक्चुअल कॉस्ट इतनी है। एफएमवी कितनी है सर? एफएमवी सर 110 है। उसके अलावा सर सेल्स प्राइस कितनी है? सेल्स प्राइस है अपनी 280। इन दोनों में से लोअर वाला पकड़ते हैं 110 और इन दोनों में से हायर वाला पकड़ते हैं 110। तो 110 इंटू कितना होता है? 1000 शेयर, दैट इज 1,10,000। यानी कैपिटल गेन आ जाता है 110, 170, 1,70,000 का। ये मेरा कैपिटल गेन आएगा 1,70,000 रुपए। सर लिस्टेड शेयर है टैक्सेबल एट द रेट 12.5% ओवर 1.25 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना हमारा आ जाएगा सर। उसके अलावा कहते हैं 180 न्यू एम्प्लॉइज को ज्वाइन किया है, 180 न्यू एम्प्लॉइज को ज्वाइन किया है। डिटेल्स उसकी ऐसे दे रखी है सर। 51 एम्प्लॉइज को आपने सर 1/4/2024 को सर जो एम्प्लॉइज का डिडक्शन 80 डबल जे डबल है वो मिलेगा क्या आपको? सर मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 80 डबल जे डबल है तो मिल जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सर 51 एम्प्लॉइज है, आपने 1/4/2024 को रेगुलर बेसिस पे हायर किया सर, इसका सीधे से डिडक्शन मिलेगा आपको। 46 एम्प्लॉइज जून में हायर किया, रेगुलर 26,000, इनका नहीं मिलने वाला आपको। 48 एम्प्लॉइज एक साथ, तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो रहते हैं ना, देखना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते, कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इट में बी अज्यूम दैट एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन रेगुलर। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल है सर 27,000 है, इनमें नहीं मिलने वाला, 27,000 वालों को नहीं मिलता। तो 35,000 आपने 1 नवंबर को हायर किए हुए हैं, सॉरी 1 सितंबर को हायर किया, रेगुलर एम्प्लॉइज है, 24,000 रुपीज का सैलरी है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, जो लास्ट वाले एम्प्लॉइज है इन पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर ये 240 डेज से कम काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे, 240 डेज से कम काम कर रहे हैं सर। देखना पड़ेगा आपका काम क्या है सर। आपका काम है सर सिरेमिक टाइल्स का काम है सर, सिरेमिक टाइल्स का, यानी आपको कम से कम 240 डेज एम्प्लॉइज को काम करना पड़ेगा सर। अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे एक सितंबर को आ रहा है तो कितने मंथ्स आपके यहाँ काम करता है? नियरली सर 7 मंथ्स के लिए आपके यहाँ काम कर रहा है, नियरली 7 मंथ्स के लिए आपके यहाँ काम कर रहा है। 7 मंथ्स कभी भी 240 डेज क्रॉस नहीं करवाते। यानी सर आपको इन एम्प्लॉइज पे भी नहीं मिलने वाला डिडक्शन। आपको 80 डबल से डबल एक इनके लिए मिलेगा, आपको 80 डबल से डबल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए मिलेगा। 23,000 रुपीज की इंप्लॉय कॉस्ट है, 51 एम्प्लॉइज पे कॉस्ट है, इन पे 12 मंथ्स की सैलरी पे 30% का डिडक्शन मिलेगा। इतना डिडक्शन आपको मिलने वाला है 80 डबल से डबल ए पे, विच इक्वल्स टू सर 80 डबल से डबल ए कितना हो जाता है हमारा? 42,22,800। 720 आंसर चेक कर लेते हैं। टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, 115 बी डबल ए बीएबी के अकॉर्डिंग। हाउस प्रॉपर्टी में देखना क्या कह रहा है, देखो हाउस प्रॉपर्टी के केस में 720 की इसने इनकम ली,
No deduction is allowable on such income since the company has opted for concessional tax rates. Oh my god, sir. And deduction for municipal taxes ये भी नहीं दिया. Oh my god, sir. Municipal taxes का भी नहीं दिया. लो, हेलो. म्यूनिसिपल टैक्सेस भी नहीं दिया. नहीं देता है सर. क्यों नहीं देता? क्योंकि 115 बीएबी में. भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं मिला. मुझे ऑनेस्टली कहीं पे भी नहीं मिला. आपके मॉड्यूल में भी नहीं मिला मेरे को. अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो ना, इट विल ऑलवेज बी वेलकम. मुझे बताओ. आई विल करेक्ट द आंसर. सोल्यूशन भी ऐसे ही का है. 220 पकड़ेंगे इनकम को. 220 हमारी इनकम थी. एक बार आंसर सारे चेक कर लेते हैं. 22 लाख रुपए एड बैक करेंगे हम यहाँ पे. 8,000 रुपए म्यूनिसिपल टैक्सेस ऐड करेंगे. 22 लाख 8,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस. 2 लाख 1.5 लाख 2,20,000. 2 लाख 1.5 लाख 2,20,000. ओ वाओ सर वाओ. डेप्रिसिएशन कितना 960 जा रहा है मेरा टोटल मिला के. डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो सर 220 प्लस 150 प्लस 5.5 कितना हो रहा है. सर तीनों मिला के 960 जा रहा है डेप्रिसिएशन हमारा. ये तीनों जो जो ब्लू में हाईलाइट कर रखे ना, ये तीनों डेप्रिसिएशन है. तो डेप्रिसिएशन हमारा टोटल मैच कर जा रहा है. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. डेप्रिसिएशन भी हमारा मैच कर गया. उसके बाद सर रेंटल इनकम को हटाया यहाँ 720. डिविडेंड इनकम को भी हटाया यहाँ से. कैपिटल गेन की इनकम को भी हटाया. रेंटल इनकम को हटाया. कैपिटल गेन की इनकम को भी हटाया. डिविडेंड इनकम को भी हटाया. यानी सर हमारे सारे पॉइंट्स पीजीपीपी के तो मैच कर गए. पीजीपीपी तो हमारा बिल्कुल सही आता. कैपिटल गेन 170 आया हमारा. डिविडेंड इनकम 120 आया. सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर. 4228 इतना आ गया. सर इसमें आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे. सर जितना भी आपकी डिविडेंड की इनकम है सर, डिविडेंड की इनकम पे 20% 22% टैक्स लगेगा. बाकी सारी इनकम पे सर, सारी इनकम पे कितना जाएगा? सारी इनकम पे 15% जाएगा. रेंटल इनकम पे 22% जाएगा. सर एलटीसीजी की इनकम पे सर 12.5% जाना चाहिए. इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख. देयर इज करेक्शन. यू कैन करेक्ट इट अकॉर्डिंगली. लेकिन आंसर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपका. 2-5 हजार रुपए का फर्क है तो इट इज ओके. लेट मी चेक कितना डिफरेंस आ रहा है. 170 में से माइनस 125 इंटू 5625 हो जाएगा आपका. ये 5625 हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं. आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा. यू गॉट द पॉइंट कि कैसे सॉल्व करना है इसको. यू गॉट द पॉइंट इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. ओके सर. ओके ओके ओके. ये तो 3 क्वेश्चन हो गए. 2-3 क्वेश्चन और है. मस्त हमारा अल्टरनेट टैक्स रेजिम पूरी खत्म हो जाएगी आज के दिन में. एबीसी लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर. सर लेदर मैन्युफैक्चरिंग है. सर 80 डबल से डबल ए आएगा. ध्यान से देखना. प्लस इसमें एक और चीज हमेशा आती है. वो है सर 150 दिन में आपने एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा. सर ये क्वेश्चन आता ही आता है. हमेशा बोलेगा लेदर में. Since 1/11/2022 in the state of Tamil Nadu, as per profit and loss 31st March 2020, company showed the profit of 1,20,000. 120 लाख. वेट अ सेकेंड. इसको ढंग से लिखते हैं. 1,20,00,000 आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स. देखना. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक for the year were 55 lakh and 54 lakh respectively. The opening stock was overvalued and closing stock was undervalued by 10%. सर अच्छा एडजस्टमेंट है. समझना है इसको. सर मेरी बुक्स में क्या आ रहा है? सर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 55 लाख रुपीस. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सर 54 लाख रुपीस. इन महाशय का कहना है कि जो अपना ओपनिंग स्टॉक है ना, इट इज ओवर वैल्यूड. सर ये ओवर वैल्यूड है. यानी सर ये कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रहा है. सर एक्चुअल में ओपनिंग स्टॉक हमारा कम होना चाहिए. एक्चुअल में ओपनिंग स्टॉक कम होना चाहिए. सर एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक कम होना चाहिए. सर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 110% है और अपने को चाहिए 100%. यानी सर ये अपना कितना होगा? 50 लाख के बराबर हो जाएगा. अपना 50 लाख हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यस सर होना चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है. सर क्लोजिंग स्टॉक हमारा 90% के बराबर है. सर कितना होना चाहिए? 100% निकालेंगे तो सर 60 लाख आ जाएगा हमारे. 60 लाख आ जाएगा. यस यस यस. यानी सर 55 का ओपनिंग है, 54 का क्लोजिंग है. अपने को ओपनिंग स्टॉक को कम करना है. अपने को ओपनिंग स्टॉक को कम करना है. ओपनिंग स्टॉक को कम करना है यानी अपने को खर्चा कम करना है. खर्चा कम करने के लिए सर ऐड करना पड़ेगा 5 लाख. ऐड करना पड़ेगा 5 लाख. खर्चा कम करना है सर ऐड करना पड़ेगा. प्रॉफिट बढ़ाना है 5 लाख. 5 लाख से ऐड करना पड़ेगा. क्लोजिंग स्टॉक अपने को कम करना है सर. क्लोजिंग स्टॉक 54. क्लोजिंग स्टॉक अपने को बढ़ाना है. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है 6 लाख से. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है यानी प्रॉफिट बढ़ाना. प्रॉफिट कैसे बढ़ाते हैं? 6 लाख से. यदि कुल मिला के सर इन दोनों का एडजस्टमेंट कितना होगा? 11 लाख रुपए का इन दोनों का एडजस्टमेंट होगा.
इन दोनों का एडजस्टमेंट मिला के सर 11 लाख रुपए का एडजस्टमेंट होगा। ABC Limited paid 11 lakh rupees in foreign currency as sales commission during the year without deducting the TDS to Mr. John Citizen, non-resident procuring order outside India। सर अच्छा पॉइंट है ये मैंने आपको TDS वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया हुआ था। कभी भी अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, ओवरसीज एजेंट को पेमेंट कर रहे हो, ओवरसीज एजेंट को पेमेंट कर रहे हो और सर उसकी बिजनेस इनकम इंडिया, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो TDS नहीं काटना पड़ता। सर अगर मिस्टर जॉन इंडिया में सर्विसेज दे रहा है, इंडियन लोगों को सर्विसेज दे रहा है ताकि यूएसए में वो सामान बेच सके, इंडियन लोग यूएसए में सामान बेच सके, इसलिए सर कमीशन ले रहा है, वो यूएसए के ऑर्डर सिक्योर करने में हेल्प कर रहा है, यूएसए के लोगों को सामान बिकवा रहा है, इंडिया वाले लोगों को हेल्प कर रहा है, इंडिया वाले लोगों से कमीशन ले रहा है। क्या ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? राइट आंसर है सर, दिस इनकम इज नॉट डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ना बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, ना ही सर सेक्शन 9 इसको टैक्सेबल करवा रहा है, ना सेक्शन 7 टैक्सेबल करवा रहा है सर, कि इंडियन इनकम है ही नहीं, तो नॉन रेजिडेंट के हाथ में दिस इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल, इसलिए टीडीएस नहीं काटना होगा। इसलिए सर इस पे जो भी टीडीएस नहीं काटा गया है, हम कुछ भी नहीं करने वाले, इसको इग्नोर करेंगे। 45,000 आपने कैश में पेमेंट किया एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट के टाइम तक आप 50,000 रुपए तक का कैश में पेमेंट कर सकते हो, इट इज अलाउड। सर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इग्नोर मारेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 2000 शेयर्स ऑफ एम मेसर्स वीकेएल लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी। सर प्रॉफिट कितना, 350 लाख का था पहले, तो उसको हटाओ, 3.5 लाख का इसको हटाओ, 3.5 लाख इसको हटाओ। दी शेयर्स वर सोल्ड ऑन सर कब, 7/4/2024 को 250 रुपए में बेचे हुए। एक बात बता रहा हूँ सर, 2000 शेयर्स 250 में सेल किए हुए, यानी सर कितना हो गया सर, 5 लाख रुपए में सेल किए हुए, फुल वैल्यू कंसिडरेशन इतनी हो जाएगी। दी हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज 31 को 175 था। सर क्या मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल सकता हूँ? दीज शेयर्स वर एक्वायर्ड फॉर 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपीज में हमने अक्वायर 75 रुपीज में अक्वायर कर रखे हैं, यानी सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 1.5 लाख रुपए हो जाएगी, 75 मान लो, ठीक है। अभी सर हमारी एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालूंगा? सर सेल्स प्राइस दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, एफएमवी दे रखी है, सर बाय डिफॉल्ट मैं एफएमवी निकाल लूं, मेहनत क्या करना है इसमें, मेहनत क्या करना है, एफएमवी हमारी कॉस्ट बनेगी सर, इंटू 200 करूंगा, 2000 करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 2000 इंटू 775, कुल मिला के 3.5 लाख रुपीज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। 1.5 लाख रुपीज का हमारा कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला। ठीक है सर, पक्की बात हो गई। STCG derived from transfer of capital asset on which no depreciation is allowable under section 75। सर एक बात बताओ, STCG है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे STCG, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे STCG कितने रेट से टैक्सेबल होता है? सर वैसे तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो 75,000 रुपीज यहाँ से हटाएंगे। सर ये कहाँ जाएगा, एक सेकंड के लिए इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ एक सेकंड के लिए इसको हटा रहा हूँ। सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे STCG कितना, 75,000 रुपीज। तो इसका रेट बता सकते हो, 115 BAA ऑप्ट करी, BAB ऑप्ट करी, देखना पड़ेगा ना सर। कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर कंसेशनल टैक्स रेट अंडर सेक्शन 115 BAB, BAB उसने कह दिया, यानी सर अपने को सर एक चीज देखनी पड़ेगी, 15% वाले टैक्स रेट में जा रही है ये। सर 15% नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे STCG अपना किस रेट से टैक्सेबल होता है? सर ये होता है अपना 22% से। जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं ना, उनके लिए अपने को टैक्स रेट मिलता है 15%, बाकी बस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे 22% ही लगता है, यानी सर इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लेके जाना पड़ेगा। सर कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट। सर प्लॉट कब हुआ, सेल कब हुआ? सर 7/20 में सेल हुआ है। सर कब? सर 24/7/2024 को, 24/7/2024 यानी बजट के अगले ही दिन सेल हुआ है। तो एक्स एसटीडी लिमिटेड, ठीक है ठीक है, XYZ लिमिटेड दी डोमेस्टिक कंपनी एंटायर शेयर्स हमारे पास होल्ड कर रखे हैं। सर पहली बात तो 7/20 यहाँ से हटाओ, और सर इसको लेके जाओगे कहाँ पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये भी जाएगा। सर ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा सर, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर एग्जेम्पशन मिलता है ना अपने को, कभी भी अगर अपनी सब्सिडी को सारे शेयर्स बेच रहा हूँ, तो सारा का सारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैंने ही अपनी सब्सिडी को सारे एसेट दे रखे हैं, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये। सर क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 75,000 रिसीव्ड इन सितंबर 2024 फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। सर अगर डिविडेंड यहाँ लिखकर मिल रहा है तो हटाओ ना इसको, डिविडेंड को हटाओ ना यहाँ से, डिविडेंड को यहाँ से हटा के कहाँ जाते हैं सर, IFOS में लेके जाते हैं, 50,000 रुपए का डिविडेंड IFOS में लेके जाएंगे। 20,000 rupees paid to penalty as government for company's failure to performance contract within stipulated time. The delay was 4 months. According to the agreement, company had to pay 5,000 rupees. सर एक बात बताओ मेरे को, कंपनी ने 20,000 रुपए की पेनल्टी डीले पे कर रखा है, पेनल्टी ऑन डिले ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट।
सर कॉन्ट्रैक्ट के फेलियर में पेनल्टी कभी पे करते हो क्या? वो अलाउड खर्चा होता है? राइट आंसर इज इट इज अलाउड खर्चा। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे सर? इग्नोर करेंगे ना। अगर खर्चा पीएनएल में डाल रखा तो इग्नोर करो, अलाउड है। सर अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीस वाज पेड टू द मैनेजर अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कभी भी अगर आप पैसे पेमेंट करते हो तो आपको अलाउ होता है सर 1/5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होता है। 1/5 करके आपको अलाउ होता है। एंड सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, सर आपको 1/5 ही होता है। न्यू रेज़्यूमे भी हो जाएगा इसमें। और कितना होगा न्यू रेज़्यूमे में बताऊँ? सर आपको 5 लाख पे कर रखा है, 1/4 ही अलाउ होगा तो सर आपको 4 लाख रुपए एड बैक करना पड़ जाएगा। Interest of 75,000 paid to bank remittance, अच्छा paid by bank remittance on deposits made by non-resident on the buyer of goods manufactured by the Indian company. But said payment were made outside. सर बैंक ने 75,000 रुपीज इंडिया के बाहर पेमेंट कर दिया हमारे कहने पे इंटरेस्ट का। सर टीडीएस आप काटना भूल गए उस पे। सर टीडीएस अगर आप काटना भूल गए हो तो आपको 30% खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए। यानी 75,000 पे 30% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी सर 22,500 अपने को एड बैक करना पड़ जाएगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, कंपनी हैज एम्प्लॉयड 56 एडिशनल एम्प्लॉयज, ऑल दीज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू आरपीएफ। 56 एम्प्लॉयज है जिसमें 39 एम्प्लॉयज जो है ना सर 1 जून को आए, 1 जून को आए। सर यानी इन एम्प्लॉयज को सर 10 महीने के लिए हमने काम किया हुआ है, ठीक है, 10 मंथ्स, कोई दिक्कत नहीं। सर उसके अलावा क्या कह रहा है, 14 एम्प्लॉयज जो है ना, 14 एम्प्लॉयज इनकी सैलरी कितनी, 15,000 रुपए सैलरी है। सैलरी 15,000 रुपए। 14 एम्प्लॉयज है अपने सर, ये 1 जुलाई को आए हैं। इनकी सैलरी कितनी है सर, 45,700 है। अरे बाप रे, कुछ काम के नहीं सर, 9 मंथ से लेकिन काम के नहीं है अपने। 3 एम्प्लॉइज हमारे कब आ रहे हैं, 1/11/2024 को आ रहे हैं। इनकी सैलरी कितनी है सर, 22,000 रुपीज की है। सर कितने मंथ्स, 5 मंथ्स काम किया इन्होंने। The salaries of 9 employees who joined on 1/6 were being settled by bearer check। इन 9 एम्प्लॉयज की सैलरी ने, इनमें से 9 एम्प्लॉयज की सैलरी हमने बियरर चेक से दे रखी है। यानी सर यहाँ पे हमने 30 एम्प्लॉयज पे हमको डिडक्शन मिल जाएगा 10 महीने का 15,000। इस पे 3 एम्प्लॉयज पे डिडक्शन मिल जाएगा 22,000 से, और इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी सर जो बॉक्स में फिगर्स डाल रखे हैं 10 मंथ्स के लिए 15,000 की सैलरी 30 एम्प्लॉयज पे, 22,000 की सैलरी 5 मंथ्स की 3 एम्प्लॉयज पे, इसका 30% निकालो, कितना आ रहा है सर, 14,49,000। 14,49,000 रुपीज का सर 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन है। इतना डिडक्शन है। चेक करें एक बार आंसर को। एक बार क्या बोले, कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेबल। सर टैक्स पेबल भी आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो 15 बीए भी डाल रहा है तो टैक्स रेट तो पूछेगा ही ना। देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, 120 लाख रुपए का तो प्रॉफिट है, प्लस 5 लाख 6 लाख तो ऐड करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के 11 लाख ऐड करना पड़ेगा। मैंने जैसा करवाया आपको वैसा ही है। जैसा मैंने करा वैसा ही है। लॉजिक भी बड़ा स्पष्ट दे दिया मैंने। सर 4 लाख रुपए वीआरएस का ऐड किया है। पहला एडिशन 4 लाख का हुआ है। 75,000 ऐड किया, प्लस सैलरी जो पे कर रखी बीआरएस चेक से, ये भी ऐड करना पड़ेगा अपने को। एक सेकंड रुकना। सर ये नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करें तो पूरा ही एड बैक हो जाएगा ना यार। मैं भी क्या करवा रहा हूँ आपको, 30% एड बैक करवा रहा हूँ सर। नॉन रेजिडेंट ने पूरा ही एड बैक करना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। सर अब ये क्या दिक्कत है सर, ये क्या बला है सर, इसने बियरर चेक से पे की हुई सैलरी को एड बैक करवा दिया। कायदे से एड बैक होना चाहिए, कायदे से एड बैक होना चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे जो आपने सर एम्प्लॉयज को सैलरी दे रखी है ना, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रखी है, इसमें जो भी आपने पेमेंट कर रखा है सर, वो कायदे से एड बैक करना चाहिए। जो भी कैश में पेमेंट कर रखा है एड बैक करना चाहिए सर। लेकिन हमने पीजीपी का क्वेश्चन किया था ना, उसमें नहीं एड बैक किया हुआ था, उसमें नहीं एड बैक किया हुआ था। आप लॉजिकली क्या करोगे सर, डायरेक्टली लॉजिकली ना इसको एड बैक करना चाहिए। जो भी आपने देखना, ये वाली एम्प्लॉयज थे, देखना ये वाले एम्प्लॉयज थे 39 एम्प्लॉयज, इसमें से 9 एम्प्लॉयज की सैलरी आपने कैश में दे रखी है। यानी 10 मंथ्स की सैलरी 9 एम्प्लॉयज को 15,000 रुपीज आपने कैश में दे रखी है, तो इट इज जस्ट अलाउड ना। यानी 13,50,000 रुपीज एड बैक करना चाहिए सर, यही एड बैक होना चाहिए। ऐसा पीजीपी में हमने एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ था सर, उसमें नहीं अलाउ किया था। कायदे से आपको अलाउ करना चाहिए। आप डायरेक्टली इसको एड बैक कर दो, इट इज लॉजिकल सॉल्यूशन। इस कैश पेमेंट किया तो डिसअलाउ नहीं किया हुआ, तो अलाउ डिसअलाउ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 13,50 हो गया आपका।
अब उसके अलावा सेल हो रहा है 3.5 लाख, हटाएँगे यहाँ से 75 हटाएँगे 720 हटाएँगे। 3.5 लाख यहाँ से हटाएँगे 75 हटाएँगे 72 हटाएँगे 720 प्लस 50,000 भी हटाएँगे, हमारी सारी इनकम्स यहाँ से हट गई। यानी सर पीजीबी भी हमारा बिल्कुल सही है, पीजीबी बिल्कुल सही है। कैपिटल गेन 1.5 लाख का आ रहा है हमारा, 15,000 रुपए का 75,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। कैपिटल गेन 1.5 लाख का आ रहा है, कैपिटल गेन 1.5 लाख का आ रहा है सर, 1.5 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है। उसके अलावा 75,000 रुपीज़ का हमारा 75,000 रुपीज़ का और क्या आ रहा था? 75,000 रुपीज़ का ये अपना डेप्रिशिएबल एसेट्स वाला। सर एक छोटा-सा एडजस्टमेंट इसमें और है, छोटा-सा एडजस्टमेंट और ध्यान देना। सर क्या बोलता है ये? आपको डिविडेंड मिला, यहाँ कहीं डिविडेंड मिला हुआ तो 50,000 रुपीज़ रिसीव्ड है डिविडेंड। सर डिविडेंड रिसीव्ड बोलता है अपने को। तो हमने डिविडेंड रिसीव्ड जितना भी पी&एल में क्रेडिट कर दिया था उसको हटा दिया, 50,000 मिला था अपने को हटा दिया यहाँ पे। लेकिन सर आईएफओएस में जब हम टैक्सेबल करवाएँगे तो रिसीव्ड थोड़ी टैक्सेबल करवाते हैं। सर अपने को तो ग्रॉस नि टैक्सेबल करवाना पड़ता है ना। सर ग्रॉस कितना होगा सर, डिवाइडेड बाय 90% करोगे आप, 555 555 इतना हमारा ग्रॉस हो जाएगा, तो अपना आईएफओएस में टैक्सेबिलिटी इतनी आ जाएगी। ये बात भी अपने को क्लियर हो जाती है, अपने आंसर भी पूरे ही मैच कर जाएँगे। कुल मिला के देखोगे तो आपका टोटल इनकम आ जाएगी कितनी, 1,40,00,000 रुपीज़ 10,555। 80 डबल से डबल का उतना ही डिडक्शन दिया, टोटल इनकम निकाली और इसको टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे निकाला हमने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा आ गया सीधे-सीधे 112A के अकॉर्डिंग। सेल कब हुआ था? सेल हमने किया हुआ था बजट के जस्ट बाद शायद सेल किया था, बजट के पहले सेल किया था, लेट मी सी। बजट से पहले सेल किया, बजट से पहले सेल किया, 10% रेट मिलेगा, साढ़े 1 सवा लाख के ऊपर। यस, सवा लाख के ऊपर हमने बजट से पहले सेल किया तो सवा लाख के ऊपर सीधे-सीधे 10% टैक्स रेट लगेगा, अपना इतना आंसर आ जाएगा। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल 75,000 22% मिलेगा, डिविडेंड पे 22% और बाकी जो बची हुई बिज़नेस इनकम है, उस पे हमारा 15% टैक्स रेट आ जाएगा। सारी की सारी इनकम पे 10% सरचार्ज जाएगा ही जाएगा, 4% एजुकेशन सेस निकालेंगे ही निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, माइनस डिविडेंड करेंगे, इससे हमारा आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल। अल्टीमेटली देखो सर आप ये करवा रहे हो, ऐसे तो आपने जल्दी-जल्दी करवा दिया ये, गलतियाँ ऐसे में होती हैं। देखो उसकी मैं कैसे प्रैक्टिस कराऊँ? आप मुझे बताओ, हाउ कैन आई मेक यू प्रैक्टिस दिस पॉइंट? ये तो आपको कहीं न कहीं खुद से करना ही पड़ेगा ना। कहीं न कहीं ये तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा। बस इतना सही था हमारा टोटल सा पॉइंट। अल्टरनेट टैक्स रेज़ीम सर ये सब क्वेश्चन आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो नहीं करो। वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड है। वर्चुअल डिजिटल एसेट का सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, जो भी सेल्स है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही आपको मिलने वाला है। कभी वर्चुअल डिजिटल एसेट में कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम के अगेंस्ट में कोई भी लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलता। सर कोई और वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस भी आप ऐसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका लॉस कहीं और सेट ऑफ नहीं हो सकता। सिर्फ इतना सा पॉइंट है, इसके अलावा सर कोई भी नहीं। जो भी इनकम आती है सर 30% से टैक्सेबल होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। 194 एस में टीडीएस कटा हुआ मिलेगा आपको। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इनके अलावा उन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो दीज़ ऑल आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बिना आपके प्रैक्टिस के भी आपसे बन जाएँगे। छोटा-सा टॉपिक था अल्टरनेट टैक्स रेजिम्स का, 4-5 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थे हमारे। क्वेश्चंस में कुछ नए टेक्निकल पॉइंट्स है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन था। आई वुड से ये क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एबीसी लिमिटेड वाला जो कि आपका कब पूछा गया था? आपका पूछा गया था, आपका पूछा शायद रेफरेंस नहीं दिया, वो मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। एट दिस पॉइंट इस वीडियो में आज के लिए इतना बहुत है। अब हम अगले टॉपिक में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के, जहां पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ट्रस्ट, एओपी एंड लास्ट में इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब के क्वेश्चन आंसर्स मस्त रूप से सॉल्व कर लेंगे। See you guys in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय स्टडिंग। वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच वीडियो।